उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू इतनी जगह पड़ी है कि मुझे खुद नहीं पता मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाई है। अब यहाँ पे है कि फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के रूल्स क्या होते हैं। अब कुछ रूल्स हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में देख के आए हैं। जितनी बातें हम न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली डिस्कस करके आ चुके हैं, वो उसने यहाँ पे हमें रूल्स बता दिए हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है। जैसे पढ़ लेते हैं जी कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट और एसेट और सर्विसेज और बेनिफिट और परक्विजिट एट अ पर्टिकुलर टाइम शैल बी द प्राइस विच द प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट वुड ऑर्डरली फेच ऑन सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट एट दैट टाइम। और ये हम पढ़ के आ चुके हैं, जो मार्केट वैल्यू होती है वही फेयर मार्केट वैल्यू होती है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बड़े वाजिया बात की थी कि भाई जो मार्केट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू है। कैपिटल गेन में डिस्पोजल का टाइम बड़ी हैवी बात की है, जो मार्केट वैल्यू है फेयर वैल्यू है। सैलरी में जब आपको एसेट्स वगैरह दिए जाते हैं, हम वहां देखते हैं कि इस एसेट्स की कॉस्ट है, इसकी मार्केट वैल्यू है, तो हम ये चीज पढ़ के आ चुके हुए हैं। बस दिल को तसल्ली रखने के लिए हमने इसको पढ़ना है। The fair market value of any property or rent or asset or services or benefit or purchase shall be determined without having regard to any restriction or transfer to the fact that is not otherwise convertible to cash। जो कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होती, हम उससे किस तरह डिटर्मिन करते हैं कि जो वो मार्केट हमें प्राइस वगैरह दे दे लेके, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ना हो, मतलब नॉन रिस्ट्रिक्टेड हमारे पास एसेट या वैल्यू हो, जो उसकी हमें मार्केट प्राइस मिल सकती है, वो हम उसकी प्राइस ले लेंगे। When the price referred above is not ordinarily ascertainable, अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कोई वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते, तो बोर्ड जो है वो टाइमली बेसिस के ऊपर एक नोटिफिकेशन दे देगा अपने ऑफिशियल गजट में, और वो हमें फेयर मार्केट वैल्यू या प्रॉपर्टी की वैल्यू या एरिया स्पेसिफाई कर देगा, वो हमारी मार्केट वैल्यू डिटरमिन कर देता है। अब ये वाली बात जो यहाँ पढ़ रहे हैं, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में प्रॉपर्टी के डिस्पोजल में बताई हुई है कि प्रॉपर्टी के दो रेट्स होते हैं, एक डीसी रेट्स होता है और एक एफबीआर रेट होता है। अब एफबीआर ने खुद रेट डिटरमिन करके दे दी होती है, तो ये भी बात है, हम पढ़ के आ चुके हैं, तसल्ली करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सिमिलरली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंटल वैल्यू के बारे में पढ़ी है कि एक वैल्यू वो होती है रेंटल जो कमिश्नर डिटरमिन कर देता है, एक वो है जिसके ऊपर आपने दी होती है, तो हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं। When the fair market value of any property of an area or areas has not been determined by a board, जो बोर्ड ने डिटरमिन नहीं किया नोटिफिकेशन में, the fair market value of such property shall be deemed to have the value fixed by district officer या डीसी, अगर आपको डीसी ऑफिसर जो वैल्यू डिटरमिन करता है, या जो प्रोविंशियल या लोकल अथॉरिटी ने जो स्टैम्प पर्पस के लिए, स्टाम्प पेपर के लिए वैल्यू डिटरमिन की होती है, वही उसकी वैल्यू होती है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कैपिटल गेन के डिस्पोजल के पॉइंट में जाके कंसिडरेशन रिसीव में फेयर मार्केट वैल्यू पे दो ट्री ड्रॉ करके बताए थे कि एक वैल्यू डिटरमिन बाय एफबीआर होती है, एक बाय डीसी होता है, जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिसर होता है रेवेन्यू का। अगर वो भी ना हो तो जो हुकूमत डिटरमिन करती है वो हम कीमत ले लेते हैं, ये हमने बात पढ़ी हुई है। जैसे एग्जांपल है, एक XYZ ने सेकंड हैंड कार परचेज किया एबीसी लिमिटेड से, वो एक एसोसिएटेड कंपनी है, कार की कॉस्ट 5 लाख थी, वो एबीसी के बुक्स में उसकी WDV 3.5 लाख है, लेकिन कार डीलर ने कंपनी को बताया है कि उस गाड़ी की कीमत 2.5 लाख रुपया है। आप बताएं जी गाड़ी किस कीमत के ऊपर रिकॉर्ड होगी? तो XYZ उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख होगी, उसकी मार्केट वैल्यू ये फर्स्ट होकर दे रही है, वो इसके ऊपर क्या करेगा, रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो ये गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू है। अब वो एक्वायर किसके ऊपर करता है वो हमें नहीं पता, बट फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 2.5 लाख ट्रीट हो रही होगी, इस गाड़ी की कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपया है मार्केट में। तो ये रूल्स है हमारे फेयर मार्केट वैल्यू से मुतालिक। उसके बाद आई थिंक रिकूपमेंट भी हमने हर जगह पढ़ी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ी रिकूपमेंट क्या होती है। उसके बाद हमने आई थिंक बिजनेस में पढ़ी कि 3 साल तक लायबिलिटी पे ना के रिकूपमेंट हो जाती है। बैड डेट्स की रिकवरी रिकूपमेंट है। तो रिकूपमेंट हम सारे पढ़ के आ चुके हुए हैं। क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो प्रीवियसली एक्सपेंस अलाउ किया गया था, बाद में वो एक्सपेंस नहीं हुआ, एड बैक कर दो। पहले जो इनकम क्लेम की थी वो इनकम ही नहीं हुई, बैड डेट कर दो, ये रिकूपमेंट है। तो इसके रेलेवेंट तमाम रूल्स हैं, ये रीड कर लीजिएगा।
आई थिंक इनको हमने मल्टीपल जगह बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हमने टाइम पीरियड भी समझा हुआ है। जैसे रिकूपमेंट हमने कहाँ कहाँ देखा, हमने रिकूपमेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में देखा, बैड डेट्स की रिकवरी, बैड डेट्स के वाले पॉइंट में रिकूपमेंट हमने बिजनेस में देखा कि अगर हम एक्रूवल बेसिस के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं तो हमने कोई एक्सपेंस पे करना है तो वो 3 साल तक हमने पे करना होता है। इसके बाद रिकूपमेंट हमने कहाँ पे डिस्कस किया था, इसके बाद जो हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेते हैं उसके ऊपर रिकूपमेंट होती है, टैक्स पेबल हो जाएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर जो आप रिबेट लेते हैं उसके ऊपर रिकूपमेंट होती है कि 24 महीने तक आपने शेयर्स हो गए या वो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो आपने विदहेल्ड करनी होती है, अगर आप ना करें तो वो एड बैक हो जाती है। तो ये रिकूपमेंट हम सीख के आ चुके हुए हैं। ये कोई भी एक्सपेंसेस जो हमें एज एक्सपेंसेस अलाउ किया गया था बाद में आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाए, या कोई भी डिडक्टेबल अलाउंस जो आपको अलाउंस अलाउ किया गया था या कोई भी रिबेट उसका रिवर्सल हो जाए तो ये रिकूपमेंट कहलाती है। तो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल रूल्स के साथ इसके हमने ट्रीटमेंट पढ़े हुए हैं, ये रिकूपमेंट क्या होती है क्या नहीं होती।